मेरे पास से जितना फास्ट लेकर आओगे उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मेरे पास लगाना में बहुत एफर्ट लगता है। तो जितना फास्ट आओगे उतना ज़्यादा वर्क बढ़ता जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका आदित्य भैया एंड दिस इज आदित्य क्लासेस, जहाँ आप सीखेंगे, पढ़ेंगे, बढ़ेंगे बिल्कुल नए अंदाज में। तो आज हम करेंगे ग्रेविटेशन क्लास 11th की 6th यूनिट है, जहाँ पर हम पढ़ेंगे अर्थ की ग्रेविटेशन, सैटेलाइट्स को, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि डेरिवेशंस आती हैं काफ़ी ज़्यादा, एंड नीट और जेई के पर्सपेक्टिव से क्योंकि क्वेश्चन इस पे आते हैं। हालांकि ग्रेविटेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जेई में नहीं पूछे जाते, नीट में आते हैं। जेई में एक क्वेश्चन आएगा, इसका आएगा और पक्का आएगा, एक क्वेश्चन तो आएगा और आसान आएगा, मुश्किल भी नहीं है। तो इसीलिए हम इस यूनिट को अच्छे से कर देते हैं ताकि इसका एक क्वेश्चन को 4 बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स हमारी जेब में आ जाए। तो बिना टाइम पास किए चलो करते हैं। तो देखिए जी, ग्रेविटेशन अगर हम देखें तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे ख्याल में सबसे पहले आता है, जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे नूतन भाई साहब ने दिया था और उन्होंने कहा था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. This is the universal law of gravitation. मतलब हर एक ऑब्जेक्ट इस पूरे यूनिवर्स के अंदर हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. अब इसमें है क्या, जैसे मैं हूँ, अगर मैं ये बोर्ड के पास खड़ा हूँ तो मेरे अंदर भी मास है, बोर्ड के अंदर भी मास है, तो हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तभी मैंने इसको खरीदा था। तो हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद अ फोर्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ आवर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मतलब जितना ज़्यादा मास बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा फोर्स मिलेगी, जितना जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा उतनी फोर्स कम हो जाएगी। हमारा डिस्टेंस बहुत कम है तो हमारी फोर्स बढ़ रही है, कम डिस्टेंस पे फोर्स इंक्रीज कर जाती है, ज़्यादा डिस्टेंस पे फोर्स इंक्रीज करेगी। प्रोडक्ट ऑफ मास इंक्रीज होगा तो फोर्स बढ़ जाएगी, हमारे मास का प्रोडक्ट ठीक ठाक सा आएगा तो फोर्स भी हमारे बीच में लग रही है। लेकिन मैं इसकी तरफ खिंचा हुआ नहीं जा रहा क्योंकि मैं सख्त हूँ। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद एक कांस्टेंट लगाया जाता है हर जगह पर। तो यहाँ पर लगता है कैपिटल जी। कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इतनी छोटी वैल्यू है इसकी। इस वजह से मेरी और इसकी जो फोर्स है वो उसकी वजह से मैं इसकी तरफ, ये मेरी तरफ खिंचा हुआ नहीं है, नहीं तो गिर जाता मेरे पास, ये नहीं गिर रहा। तो ये रीज़न है कि हम कहीं पर भी ऐसे पार्क में जा रहे हैं, हमारे आसपास लड़कियां, हालांकि ग्रेविटेशनली वो अट्रैक्ट हो रही है लेकिन वो गिर नहीं रही आपकी तरफ, क्योंकि इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं है भाई। या तो आपका मास बहुत ज़्यादा हो तो लड़कियां आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, नहीं तो कोई चांस नहीं है। तो क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू इतनी ज़्यादा कम है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा लगती नहीं है। और इसकी यूनिट क्या आएगी, यूनिट लगाओ तो ये सारी चीज़ें उधर किसका दो, तो न्यूटन इंटू आर स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई हुआ तो मीटर स्क्वायर, और ये mm डिवाइड हो जाएगा तो केजी स्क्वायर का इनवर्स, मतलब पर केजी स्क्वायर। यूनिट ये आ गई यूनिट। डायमेंशन देखो तो जी की डायमेंशन क्या आएगी, वही f इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास इंटू मास। तो इसको अगर हम करें तो इसको करेंगे तो क्या बनेगा, फोर्स इज m/t-2 इंटू आर स्क्वायर इज एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास इंटू मास, तो m इंटू m, एक m से तरीके कट गया, m एक बचा तो m-1 and L into L is L cube and t-2। ये आ गई इसकी, ठीक है, और डायमेंशन सॉरी। अब इसका वेक्टर फॉर्म देखें तो जो हमारे पास LHS में क्वांटिटी लिखी है वो है फोर्स, एंड फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जो कि अब तक तो हम सभी जानते हैं। तो इस, अगर मैं फोर्स को वेक्टर कह रहा हूँ तो इस तरफ में तो वेक्टर ही बनना चाहिए मेरा। तो इसको अगर मैं लिखूँ तो कांस्टेंट है, मास एंड मास, ये दोनों भी
कांस्टेंट कांस्टेंट क्वांटिटी मास इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, लेकिन वैसे देखें तो स्केलर क्वांटिटी ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ऊपर वाली तीनों चीज़ तो स्केलर हो गई, हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं ऊपर वाली चीज़ में। नीचे आया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो फिर ये स्केलर हो जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्शन दिखाने के लिए आर कैप का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि जी एम एम डिवाइडेड बाय नीचे क्यूब करो एंड ऊपर एक वेक्टर लिख दो। ऐसे हम इसकी वेक्टर नोटेशन लिख सकते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ की। कि मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने सिर्फ जो पोजीशन वेक्टर है, इधर चार चीज़ें लिखी हैं आरएचएस में, यहाँ पर चार चीज़ें हैं। अब इन चार चीज़ों में ऊपर वाली तीन तो स्केलर है, नीचे वाले वेक्टर है, तो वेक्टर को मैंने वहाँ पर आर कैप करके लिख दिया यूनिट वेक्टर, उससे मैग्नीट्यूड में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर अगर मैं पूरा का पूरा वेक्टर लिख रहा हूँ तो मैंने नीचे क्यूब कर दिया, ताकि अगेन मैग्नीट्यूड में कुछ फर्क ना आए मेरे पास। आगे बढ़े तो अगली चीज़ है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो नूतन भाई साहब से भी पहले हमारे पास केपलर भाई साहब आए थे, तो केपलर भाई साहब ने 3 लॉ दिए थे प्लैनेटरी मोशन के। तो अपने लॉज के अंदर इन्होंने क्या कहा था कि पहला तो है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। इन लॉ ऑफ ऑर्बिट्स ही सेड कि इसको थोड़ा ऐसे डिस्कस करते हैं। In law of orbits, he said that every planet revolves in an elliptical orbit with Sun at one of its foci। ये केपलर का पहला लॉ। क्या कहा उन्होंने कि हर एक प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। एलिप्स क्या होता है, एक सर्कल को लो और ऐसे ऊपर से पिच कर दो, तो ये सर्कल ऊपर से पिच डाली एक एलिप्स बन गया। हालांकि इतना भी नहीं होता, मतलब वी कैन यू नो जस्ट ऐसे इसको यहाँ से बढ़ा देते हैं, ऐसे इतना सा होता है। अब एलिप्स कैसे बनता है कि आप क्या करो, अगर आपको एलिप्स ड्रॉ करना है ना, तो आपको एक पेपर लो, एक पेपर पे 2 पिन लगा दो यहाँ पर, ठीक है, 2 पिन जो ऐसे थर्मस में लगा था, थर्मोकॉल में जो सीधे सीधे लगाते हैं वो लगा दी, और इसमें एक लूज सी स्ट्रिंग ऐसे बांध दो, ठीक है, इतनी लूज एक स्ट्रिंग ऐसे बांध दो, एंड देन जस्ट होल्ड योर पेंसिल उस स्ट्रिंग पर, एंड देन उसको ऐसे लेके जाकर ड्रॉ करो, तो वो ऐसी एक शेप बनाएगा। वो वाली जो शेप बनेगी ना, उस स्ट्रिंग को ऐसे खींच के जो आप बनाओगे, वो वाली शेप इज कॉल्ड एलिप्स। ऐसी कुछ शेप बनेगी आपके पास, ठीक है। एलिप्स में क्या होता है, ये वाली एंड जो अब दोनों तो रेडियस होनी चाहिए, बट अब ये वाला एंड थोड़ा बढ़ गया, तो इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, एंड जो छोटी वाली एक्सिस है इसको कहते हैं माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस और ये आधी कर दो तो आधी वाली तो सेमी मेजर एक्सिस है, दिस इज सेमी माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस पर यहाँ पर 2 फोकल पॉइंट्स होते हैं। तो केपलर भाई साहब ने कहा कि हर एक प्लैनेट एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में जाता है, सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं जाता है, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में जाता है, जहाँ पर सन इन दोनों में से किसी एक जगह पर, ये 2 फोकल पॉइंट है, इन दोनों फोकल पॉइंट में से किसी एक जगह पर सन होगा, एंड ऐसी एक ऑर्बिट होगी एक प्लैनेट की जहाँ पर वो रिवॉल्व करता है। ऑलराइट, दूसरा लॉ, तो दूसरा लॉ कहता है, दूसरा इज लॉ ऑफ एरियाज। दूसरा लॉ कहता है भाई कि एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट्स इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी से क्या तात्पर्य है हमारा कि अगेन मान लीजिए ये एक हमारे पास प्लैनेट है, वो इस जगह पर घूम रहा है एट एनी पर्टिकुलर टाइम। अभी तो सन को यहाँ पर मान लेते हैं, मेजर एक्सिस पे सन यहाँ पे लोकेटेड है, अब सन के अराउंड वो प्लैनेट घूमेगा, तो एट एनी टाइम टी, मान लो मैं 2 महीने का टाइम ले रहा हूँ, तो वो प्लैनेट 2 महीने में यहाँ से यहाँ पर चलता है। जब वो सन के पास है, जब सन से दूर है, तो वो 2 महीने में वो यहाँ से यहाँ पर चलता है, यहाँ से यहाँ पर चलता है, ठीक है।
जब वो सन के पास है तो वो 2 महीने में इतना डिस्टेंस कवर करता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल, एंड जब वो सन से दूर है तो वो इतना डिस्टेंस कवर करता है इन 2 मंथ्स टाइम। ठीक है, मतलब दोनों केसेस में टाइम पीरियड सेम है। तो लॉ ऑफ एरिया से कह रहा है कि एरियल वेलोसिटी ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी का मतलब द एरिया कवर्ड इन द पर्टिकुलर टाइम, मतलब ये वाला उसकी ऑर्बिट, ये दोनों पूरा जो हिस्सा, ये जो एरिया कवर होगा एन टाइम टी, इसमें और इसमें दोनों हिस्सों में बराबर एरिया ही कवर होगा। मतलब ये वाला डिस्टेंस इसमें ज़्यादा कवर हुआ, इसमें कम कवर हुआ, बट ओवरऑल फोकस से लेकर ये जो पूरा इन्होंने सेक्टर कवर किया, उस सेक्टर का जो एरिया आएगा वो पूरा का पूरा दोनों केसेस में सेम आएगा। इस ये है इसका तात्पर्य एरियल वेलोसिटी से। एंड थर्ड इज टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड का लॉ कहता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वेयर टी इज द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट, मतलब वो एक पूरा रेवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है, एंड आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, अभी तो मैंने यहाँ पर अभी तक आपको बोला कि एलिप्टिकल ऑर्बिट होती है जहाँ पर प्लैनेट घूम रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ रेडियस की बात करी है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब या बहन जी, होता क्या है कि अभी जो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होता है ना कि हम सिर्फ आपको आइडियल चीज़ें ही पढ़ाते हैं, हम एग्जैक्ट चीज़ें नहीं पढ़ा रहे कि हो क्या रहा है। हम जैसे आपने इससे पहले डायनामिक्स पढ़ी, उसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा, आपने बॉल को थ्रो किया, अब उसी पूरे थ्रो के अंदर हमने कहीं पर भी एयर रेजिस्टेंस को काउंट में नहीं लिया। ऑब्वियसली एयर तो होगी, एयर का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी आएगा, हवा ज़्यादा चल रही है कम चल रही है डिपेंड करेगा, बट हमने उसको काउंट में ही नहीं लिया कहीं पर, है ना। तो यही चीज़ होती है, वो आइडियल केस हो गया। ये एग्जैक्टली ये भी आइडियल केस है। हमने यहाँ पर सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सेस नहीं लिखी, हमने सिर्फ रेडियस ली है कि इसको हमने इलिप्टिकल को सर्कुलर ऑर्बिट मान लिया और उसके अकॉर्डिंग हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। इस वजह से इसको रेडियस माना। अगर रेडियस ना मानो तो रेडियस की जगह पर आता है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सेस। एग्जैक्टली आपको ये लिखनी है सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ। बाकी आपको क्वेश्चन में हमेशा सर्कुलर ऑर्बिट मिलेगा, इस वजह से आपको रेडियस ही लिखना है। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब इसका थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो केपलर ने ये 3 लॉस हमें दिए थे। तो अगर हम क्या करें, अब हम इसको जो थर्ड लॉ निकाला हमने, इसको अगर प्रूव करना चाहें तो प्रूव आप तो खैर चाहेंगे ही नहीं, बट ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ इसको प्रूव करना। तो अगर मेरे को इसको प्रूव करना है तो क्या करना है, मैं इसको करता हूँ कि मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर लिख दूँ। अगर मैं ग्रेविटेशनल पुल को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर लिखूँ तो क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो इस केस में क्या होगा, जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये बन जाएगा एम इंटू आर। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाय टी और इसका स्क्वायर। तो ये बना हमारे पास जी एम एम बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू एम इंटू आर डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, टी को उधर में से बाकी सबको इधर, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर इंटू एम, और ये एम से एम काटते थे, बचा क्या हमारे पास, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, ये वाली टर्म आर इंटू आर क्यूब और ये जी एम डिवाइडेड बाई जी इंटू एम, और बचा क्या बाहर आर क्यूब। अब 4 पाई ऑब्वियसली कांस्टेंट है, जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, कैपिटल है। मैंने यहाँ पर जी और एफ सी लिया था, ग्रेविटेशनल बोला है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं जो मास ले रहा हूँ वो मास में किसी प्लेनेट का ही ले रहा हूँ, ऑब्वियसली वो भी कांस्टेंट ही होगा। तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, हेंस टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ गया हमारे पास। ये केपलर का थर्ड लॉ प्रूव हो गया। अगला है ग्रेविटेशन की ग्रेविटी के बीच का डिस्टेंस डिफरेंस क्या होगा, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन इज फॉर ऑल ऑफ द यूनिवर्स,
मैं अर्थ या अर्थ से बाहर कोई भी चीज़ कंसीडर करूँ, वहाँ पर अगर मैं ग्रेविटेशन को स्टडी कर रहा हूँ तो मैं उसको ग्रेविटेशन ही कहूँगा। लेकिन अगर मैं अर्थ पर ग्रेविटेशन को स्टडी कर रहा हूँ तो हम सिंपली उसको ग्रेविटी कहते हैं, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट कि भाई हम अर्थ की बात कर रहे हैं या हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ टर्म रहती है कि अगर मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ ना तो मैं ग्रेविटेशन को सिर्फ ग्रेविटी बोलूँगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हालांकि कोई भी नहीं होता, ऑब्वियसली जब मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ तो मैं अर्थ ही बोलूँगा कि अर्थ पर ग्रेविटेशन इतनी है या ऐसे ऐसे हो रहा है, बट फिर भी बुक में है तो आपको पढ़ना रहेगा। अगला जी और जी के बीच में रिलेशन, जी के बीच में रिलेशन आपको चाहिए। तो जी क्या होता है? जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड कैपिटल जी तो अभी हमने कहा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कि अगर मैं किसी भी चीज़ को ड्रॉप करता हूँ तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो नीचे जा रहा है उसकी वेलोसिटी बढ़ने लग जाती है। वेलोसिटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि फोर्स लग रहा है। फोर्स मतलब ड्यू टू अर्थ एक फोर्स लग रहा है, तो जैसे जहाँ पर फोर्स है वहाँ पर एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे बढ़ती चली जाती है, तो जो वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है, एक्सेलरेशन उतनी रहती है। तो जो एक्सेलरेशन लग रही है ड्यू टू ग्रेविटी वो स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर मैं बात करूँ अर्थ पर, तो अर्थ पे क्या हो रहा है? एफ जी इज इक्वल्स टू वेट होता है, आवर बॉडी हैज सम वेट, ठीक है, मास तो है बट वेट अलग होता है। वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑन आवर बॉडी बाय अर्थ। जैसे जो वेइंग मशीन होती है, अगर आप उस पर देखो तो जितना ज़्यादा फोर्स लगाओ वो उतना ज़्यादा रेटिंग देगा, वेइंग मशीन उतनी ज़्यादा रेटिंग देगी। तो मशीन क्या करती है? वो मशीन फोर्स को मेजर करती है, एंड देन इट डिवाइड्स इट बाय 9.8 और फिर वो आपको एग्जैक्ट मास की वैल्यू देगी। लेकिन नॉर्मली क्या है, यहाँ पर ये वाली चीज़ ही हम होती है जिसको वेट पे नापते हैं। अर्थ ने मेरे बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगाया है मैं उसको अपना वेट कहूँगा, वो मास नहीं है, वो वेट होता है। तो एफ जी इज इक्वल्स टू वेट, तो एफ जी इज जी एम एम बाय आर स्क्वायर। मां कैपिटल एम इज मास होगा, स्मॉल एम इज मेरी बॉडी का मास है, किसी भी बॉडी के मास जिसका हम वेट नाप रहे हैं, और वेट इज सिंपली मास, वेट इज फोर्स, और फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एम इनटू जी, एम इनटू जी, जी क्या हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एम से एम कट गया, बचा गया जी इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर, जी एम बाय आर स्क्वायर। तो ये आ गया इनके बीच का रिलेशन, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर। और इसको देखो तो इसकी वैल्यू, इनकी वैल्यू जी 6.67 10 की माइनस 11, मास ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली, पता नहीं कितना ज़्यादा है, लेडीज अगर इन तीनों की वैल्यूज अगर आप डालो तो इन तीनों की वैल्यूज जानने पर आपके पास आंसर आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि इसका आंसर, इसकी फिक्स वैल्यू जी की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, जस्ट टू से दैट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्सेस वो जो एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर पे लग रही है, मतलब अगर मैं इसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मैं जहाँ से अट्रैक्ट, तो मैं इसके यहाँ से अट्रैक्ट करूँगा और ये बिल्कुल यहाँ से अट्रैक्ट होगा, ठीक है, इधर से अट्रैक्ट नहीं करूँगा मैं इसको बीच में से अट्रैक्ट करूँगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा बीच में लगती है, जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है सेंट्रल फोर्सेस, ये हमेशा एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर पर लगती है, मतलब एग्जैक्टली मतलब ओवरऑल तो पूरी बॉडी ही अट्रैक्ट होती है। अगर मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ तो मेरी पूरी बॉडी अट्रैक्ट हो रही है, बट जो हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं ना, फोर्स की लाइन, तो वो बॉडी एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर पर होती है। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पर ये वो स्फीयर है, मैं इन दोनों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मैं सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूँगा कि इस लाइन में फोर्स एक्ट कर रही है। फोर्स यहाँ से यहाँ पर एक्ट नहीं करेगी, फोर्स सेंटर टू सेंटर इस लाइन के अराउंड एक्ट करेगी, ठीक है। अगला, ग्रेविटेशनल लॉ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर मतलब जहाँ पर आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस लिखते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी क्वांटिटी लिखते हैं, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। वो फॉलो कंजर्वेटिव जो पाथ इंडिपेंडेंट होती है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा, मैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे नापूँ कि ऐसे नापूँ कि ऐसे नापूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तीनों का सेम ही आएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवीनिंग मीडियम, बीच में कौन आ रहा है उस पर फर्क नहीं पड़ता, मतलब हम दोनों के बीच में कोई भी आ जाए, हमारे मोहब्बत पे उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारी मोहब्बत इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लास्टली ग्रेविटेशनल फोर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर एंड साइज ऑफ बॉडी एज लॉन्ग एज देयर मास इज कांस्टेंट। मतलब अगर मेरी बॉडी का, मतलब इसका मास कांस्टेंट है
भले मैं इसको श्रिंक करके थोड़ा छोटा कर दूँ तो भी हमारी मोहब्बत पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, मास उतना का उतना रहना चाहिए, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द मास। शेप क्या है, साइज क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मास अगर कांस्टेंट है तो आप उसको उठा सकते हो, अगर मास बढ़ गया तब उसको उठाने पाओगे, मीन्स वहाँ पर मोहब्बत पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। तो अब अगर हम बात करें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी कैसे करेगी, तो पहली चीज़ तो हमारे पास है इंक्रीजिंग हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अगर मैं अर्थ ऐसे ले लूँ कि मेरे पास ये हो गई अर्थ, ठीक है, इस अर्थ पे मेरे पास क्या है, ये सेंटर है और ये तो हो गया मेरे पास रेडियस ऑफ अर्थ आर। मैंने क्या करा, मैंने एक ऑब्जेक्ट को सरफेस से इस हाइट तक पहुंचा दिया विच इज हाइट एच, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस तो आर है सेंटर ऑफ अर्थ से सरफेस जहाँ पर हम खड़े हैं, और सरफेस से मैंने एक ऑब्जेक्ट को एच हाइट तक उठा दिया। तो अब उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी लगेगी वो मेरे को निकालना है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास पहले तो जी है, तो जी इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर होता है। ये तो मेरे पास सरफेस की वैल्यू हो गई। तो अब आर पे डिपेंडेंट है, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली अगर मैं डिस्टेंस वेरी करूँगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए। तो अगर मैं क्या करूँ, मैं इसको हाइट एच तक उठा रहा हूँ, तो जी की वैल्यू क्या होगी, जी डैश इज जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा एट हाइट एच। अब ऑब्वियसली देखो यहाँ पर हम डेरिवेशन कर रहे हैं, डेरिवेशन जब भी आप करो क्लास 11th में, आप जब आप डेरिवेशन कर रहे हो 12th में भी, तो आपको हमेशा कंसिडरेशन लिखनी पड़ती है। तो इसलिए कंसिडरेशन लिखने का कि कंसिडर अर्थ एज अ परफेक्ट स्फीयर हैविंग रेडियस आर वी आर, या फिर हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल एम टू एन हाइट एच अबव द surface of अर्थ। तो अब पहले उसकी जी की वैल्यू थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नाउ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यूज एज gm by r plus h का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखने की नहीं होगी। तो मेरे पास अगर दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, तो मैं क्या करूँगा, मैं कर देता हूँ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो मतलब ये हो गया जी डैश डिवाइडेड बाय जी, क्या बना ये, मेरे पास ये बन गया नहीं ऐसे करते हैं, हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो ये बन गया जी डिवाइडेड बाय जी डैश। जी डिवाइडेड बाय जी डैश से मेरे पास आया जी एम बाय आर स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई, जब डिवाइड होता है तो उल्टा करके मल्टीप्लाई होता है, तो ये बन गया आर प्लस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम। तो ये तो बिल्कुल साफ साफ है, जी एम से जी एम कट गया, बचा क्या आर प्लस एच डिवाइडेड बाय आर का होल स्क्वायर कूल। तो जी ये आ गया हमारे पास, जी डिवाइडेड बाय जी डैश इज इक्वल टू 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय आर का होल स्क्वायर, एंड व्हाट वी नीड इज जी डैश की वैल्यू। तो जी डैश की वैल्यू अगर हमें यहाँ पर चाहिए तो हम क्या करें, हम यहाँ पर एक घंटा पूछ लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको उल्टा कर देते हैं। तो जी डैश डिवाइडेड बाय जी बन जाएगा 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2। उल्टा करा ना इसको उल्टा करा, इसको भी उल्टा करेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाती है। इसको हम कर देते हैं बाइनोमियली एक्सपेंडिंग बाइनोमियली फॉर द पीसीएम स्टूडेंट्स। आई गेस आपने एक बाइनोमियल एक्सपेंशन के चैप्टर किया होगा, मैथ में अब तक कर लिया होगा। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर क्या होता था, एक हम कॉम्बिनेशन लगा के एक बड़ी सी टर्म बना देते थे। फॉर द पीसीबी स्टूडेंट्स आपने अब तक नहीं करा, दोनों के लिए मैं बता दूँ, यहाँ पर वो बाइनोमियल एक्सपेंशन मैथ वाला नहीं करता, यहाँ पर एक बाइनोमियल एक्सपेंशन की एक छोटी सी एक्सप्रेशन लगानी है हमें खाली। और इसमें क्या करते हैं, जब भी बाइनोमियल एक्सपेंड करें चीज़ों को, यहाँ पर फिजिक्स में सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ करनी है, आपको सिर्फ पहले इतना देखना है कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो 1 होनी चाहिए। बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको कब कब करना है, जब आपकी फर्स्ट टर्म 1 हो, सेकेंड टर्म 1 से छोटी हो, एंड पावर नेगेटिव हो या छोटी हो। मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा 100 200 1000 ऐसा कुछ नहीं होनी चाहिए, पावर स्मॉल होनी चाहिए। तीनों चीज, पहली टर्म 1, दूसरी टर्म 1 से छोटी, पावर भी छोटी। अगर ये तीन कंडीशन मेरे पास है तो मैं उसको बाइनोमियल एक्सपेंड कर सकता हूँ। बाइनोमियल एक्सपेंशन में सीधी सीधी चीज़ लिखनी है क्या, कि जी डैश डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2h बाय आर। मैंने क्या करा, मैंने पावर को सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया खाली। अगर फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 1 से छोटी है,
तो खाली आप पावर को सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा बस। तो फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास क्या आई कि जी डैश, तो नई वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2h बाय, दैट्स इट। ये आ गया मेरे पास वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को हाइट h तक उठा दूँ। नेक्स्ट इज कि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर डेप्थ डेलीगेट कर रहे हैं। मतलब अभी क्या था हमारे पास कि दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, हम ऑब्जेक्ट को हाइट h तक ले गए थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम धरती के अंदर गड्ढा खोद के तो नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेसिकली। तो इसमें भी अगेन हम क्या कर रहे हैं, दैट इज assume earth to be a perfect sphere of uniform density। मैंने माना कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है और उसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है रो। तो डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नॉर्मली मेरे पास डेंसिटी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज, ये हो गया रो, इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गई अर्थ के लिए। ठीक है, जब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगर इसी केस में यहीं पे अगर मैं जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालूँ तो ये क्या बनेगी, जी एम बाय आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा जी अपॉन आर स्क्वायर इनटू रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आर और आर कट जाएगा, ये बचेगा 4/3 रो पाई, 4/3 पाई रो, जी और एक आर कट गया, मतलब 2 आर कट गए, जी आर ऊपर ये बच गया। ठीक है, इसको कर देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1, इसको हटा देते हैं, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आफ्टर गोइंग एट डेप्थ डी, मेरे पास मास एम डैश कितना बचेगा। नीचे जाते जाते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों वैरी करके, क्योंकि जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं इतना नीचे आ गया, अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो ये ऊपर वाला जितना भी मास है, अब ये तो मेरे ऊपर है ना, मैं अब अर्थ की वजह से अट्रैक्ट हो रहा हूँ। किसकी वजह से, अर्थ की वजह से। अर्थ कहाँ पर है, मेरे नीचे, मैं उससे अलग अट्रैक्ट होऊंगा, ऊपर वाले से अलग। ऊपर वाला मेरे को ऊपर खींच रहा है, नीचे वाला नीचे खींच रहा है। मेरे को निकालना है अर्थ के बीच से कितना मेरे ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह, तो मैं सिर्फ सेंटर पे जितना मास बचा है, मेरे नीचे जितना मास बचा है, सिर्फ मैं उसी को कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो एम डैश कितना हुआ, एम डैश अगेन मास क्या है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो उतनी क्यों नहीं है, वॉल्यूम यहाँ पर वैरी करेगी, तो 4/3 पाई। अब मेरे पास रेडियस हो गया आर माइनस डी और इसका क्यूब। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ जी डैश कितना है, तो जी डैश इज जी इंटू एम डैश डिवाइडेड बाय आर माइनस डी का स्क्वायर। ये बन जाएगा जी अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर, आर माइनस डी का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 4/3 पाई इंटू आर माइनस डी का क्यूब। This becomes g dash is equals to 4/3 pi rho g into r minus d। और ये डी स्क्वायर और वो क्यूब से कट के एक पावर बच गई। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 2 फॉर अस। एंड अगेन अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं कि हम करें 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, तो ये बन जाएगा g dash डिवाइडेड बाय g gives us 4/3 pi rho g r minus d divided by 4/3 pi rho g into r। ये वाली इक्वेशन ये वाली। अब इसमें देखो तो भाई साहब 4/3 pi rho g, 4/3 pi rho g सब गया, बचा क्या, r minus d by r, which becomes 1 minus d by। तो सिंपली आ गया जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाय। ये आ गया हमारी एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अगर इसको सिंपल एक ग्राफ से हम समझें तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम डेप्थ से आ रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस डी बाय, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पता है कैसे, मैक्सिमाइजिंग एट जी आर
ये है जी की वैल्यू एंड दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। अब हो गया यहाँ पर ये बड़ा 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 एंड देन मैक्सिमम पहुंच गया आर पर। ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी ये वाली 9.8 एंड देन ये फिर h से कम h होता है माइनस 2h पाया तो ये ऐसा वेरी करता है। ये है हमारे पास वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेबल डिस्टेंस। तीसरी वेरिएशन है हमारे पास एज एन ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। तो अगर अभी जैसे जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि एलिप्स कैसा होता है, एक एलिप्स होता है ऐसा, ठीक है। एलिप्स के अंदर हमारे पास दो एक्सिस होती है, एक ये वाली एंड एक ये वाली। तो इन एक्सिस के अंदर ये वाली एक्सिस तो सेमी मेजर एक्सिस है और ये वाली एक्सिस तो सेमी माइनर एक्सिस है, बिकॉज ऐसे बढ़ गई तो ये वाली साइज बढ़ गई। अब यहाँ पर देखो तो ये तो होता है इक्वेटर, तो दिस बिकम्स डिस्टेंस ऑफ इक्वेटर एंड दिस बिकम्स डिस्टेंस ऑफ पोल्स। यहाँ पर होता है पोल, एक पोल यहाँ पर एक पोल यहाँ पर एंड दिस इज इक्वेटर, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो तो इक्वेटर तो मेजर एक्सिस पे आता है, मतलब आर ई इज ग्रेटर देन आर पी, मतलब डिस्टेंस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला देखो तो वो होता है g/r²। तो जब मेरे पास क्या है, मैं आर ई बड़ा होगा तो जी की वैल्यू छोटी होगी, आर छोटा होगा तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। आर ई बड़ा है आर पी छोटा है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जी एट ई मस्ट बी लेस देन जी एट पी। तो अगर मैं इक्वेटर टू पोल जा रहा हूँ तो जी की वैल्यू विल इंक्रीज। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऑब्जेक्ट के आसपास का वो वाला एरिया जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लगा सकता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो मेरे आसपास का वो पूरा का पूरा एरिया जहाँ पर लोग मुझसे अट्रैक्ट होंगे मेरी पर्सनैलिटी को देखकर, नहीं मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड में, वो वाला पूरा का पूरा रीजन इज ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। वो पूरा का पूरा रीजन मेरे आसपास का जहाँ पर लोग मेरे को देखकर अट्रैक्ट होंगे, मेरे ग्रेविटेशनल फील्ड के पास आ जाएंगे, वो वाला रीजन इज ग्रेविटेशनल फील्ड। तो फील्ड कहाँ पर खत्म होगी, जहाँ पर फोर्स जीरो हो जाएगी, जहाँ पर मैं किसी और को फोर्स नहीं लगा पा रहा, वो वाले वहाँ पर मेरी फील्ड खत्म हो चुकी है। तो F = gmm/r² होता है। अगर फोर्स जीरो हो गई तो फोर्स जीरो कब होगी, या तो gmm में से कोई एक जीरो हो या फिर डिस्टेंस हो जाए इन्फिनिटी। मास तो जीरो हो ही नहीं सकता, मतलब कोई मासलेस चीज़ है तो मैं उसको अट्रैक्ट ही क्यों करूँगा अपनी तरफ, नहीं। तो जीरो क्या होना चाहिए, 1/r 0 मतलब r हो गया इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म होती है, मतलब मेरी अप्रोच इन्फिनिटी तक है। मैं एक तारे को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता हूँ और मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ खींच नहीं रहा, वो मेरा बड़प्पन है, लेकिन मैं अट्रैक्ट तो कर रहा हूँ उसको। किसन को भी मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर रहा हूँ, अपनी तरफ नहीं खींच रहा, बिकॉज अर्थ पे डिस्ट्रक्शन आ जाएगी इस वजह से, ये मेरा बड़प्पन है, बट अट्रैक्शन हो रही है मेरी और सन की भी, स्टार्स की भी। अगला इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो पोटेंशियल में बेसिकली मीन होता है वर्क डन, काम करना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और यहाँ पर दो टर्म आती है हमारे पास, एक पोटेंशियल होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो दोनों का मतलब लगभग तो सेम ही होता है। होता क्या है कि पोटेंशियल इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम infinity to any point in my gravitational field. Potential is the work done in bringing unit mass from infinity to a point in the gravitational field. ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड में इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट लेकर आ रहा हूँ, उसको मैं अपने ग्रेविटेशनल फील्ड में लाके रख दूँ, तो इन्फिनिटी से लाकर वहाँ तक, उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क हुआ वो उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। अगर मैं मेरे से कोई दूर ऑब्जेक्ट लाके रखो तो मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड तक नहीं लेकर आए तो वर्क कम करना पड़ेगा, मेरे पास से जितना पास लेकर आओगे उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मेरे पास तक आने में बहुत एफर्ट लगता है। तो जितना पास आओगे उतना ज़्यादा वर्क बढ़ता जाएगा, जितना दूर रहोगे उतना कम वर्क होगा। तो हर एक पॉइंट पे वेरी करेगा। तो एट एनी पॉइंट इज द वर्क पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज वर्क इन ब्रिंगिंग
मास, यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। और अगर मैं यूनिट मास की जगह पर उसका एग्जैक्ट मास की वैल्यू डाल दूँ 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, जो भी उसका मास है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। कूल। चलो, तो पोटेंशियल क्या होगा? V इज वर्क डन पर यूनिट मास। कूल। इसकी यूनिट्स क्या बन जाएंगी? वर्क डन की यूनिट जूल और मास इज केजी, तो जूल पर केजी। डायमेंशन क्या आ जाएगी इसकी? रोल डन की डायमेंशन क्या होगी? m स्क्वायर t माइनस 2 डिवाइडेड बाय m, तो m 0 हो जाएगा, l स्क्वायर t माइनस 2। अगर इसके लिए हम एक्सप्रेशन डिराइव करें तो इसके एक्सप्रेशन में हमारे पास बन जाएगा, तो अगर मैं बोलूँ dV स्मॉल पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट मास, तो dV वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस x। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने एक ऑब्जेक्ट m मास का था, उस पर मैंने फोर्स लगाई टू मूव इट अ डिस्टेंस dx टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड मेरी तरफ में किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर आ रहे हैं, तो उसको dx मूव करा, उसमें dv पोटेंशियल तक वो पहुंचा है। तो f की वैल्यू होती है gm बाय r स्क्वायर। यहाँ पर हमने डिस्टेंस x लिया है, तो लेट इट बी x स्क्वायर इनटू में dx बाय m, इससे m कट जाएगा, तो dv बिकम्स gm बाय x स्क्वायर इनटू dx। अगर मेरे को पूरा पूरा फाइनल वैल्यू चाहिए इस पोटेंशियल की कितनी होगी, तो इसको कर देते हैं इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेटेड बोथ साइड्स से मेरे पास बन जाएगी वैल्यू इसकी कि इंटीग्रल ऑफ dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ gm बाय x स्क्वायर dx। ये हो गया gm बाय इंटीग्रल x की पावर माइनस 2 dx। x की पावर माइनस 2 इंटीग्रेशन में जनरल फॉर्मूला क्या आता है? x की पावर n dx इज x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, पावर में प्लस 1 होता है एंड उसी से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर डिवाइडेड वैल्यू इसकी डाल देते हैं, तो इंटीग्रल dv, तो टोटल पोटेंशियल ये आ जाएगा v इज इक्वल्स टू gm x की पावर माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1 एंड माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, तो v इज इक्वल्स टू माइनस gm बाय x बन गया। ठीक है। अगर मैं इसकी लिमिट लगाऊँ, तो मैं इंफिनिटी से लेकर आ रहा हूँ, मैं मान लो किसी पॉइंट r तक इसको लेके गया, तो इंफिनिटी से r तक इसकी लिमिट लगा दो, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगी वो ये बन जाएगी, पहले r लगाया तो v इज इक्वल्स टू gm बाय r माइनस gm बाय प्लस gm ओवर इंफिनिटी को 0 बन जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो यहाँ से आता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव आएगी। दूसरा कि v इज 0 एट इंफिनिटी एंड v इज इंफिनिटी एट 0। r इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड r इज इक्वल टू 0। जब बिल्कुल मेरे पास अगर रहेगा वो पोटेंशियल इनफाइनाइट है और मेरे से बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो पोटेंशियल इज 0। और सेम चीज़ अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी के लिए करनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखें, तो पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग मास m फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये मास m तक ये पूरा वर्क डन के बराबर होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल्स टू वर्क डन के बराबर है, तो यूनिट आ जाएगी इसकी जूल एंड इसके डायमेंशन हो जाएंगे लेकिन वर्क के बराबर ही, तो ml स्क्वायर t माइनस 2। आगे बढ़ते हैं, तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब अगर मेरे पास एक यहाँ पर एक केजी का मास, यहाँ पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर एक केजी का मास रखा हुआ है, तो इस पॉइंट पर मैंने उस 1 केजी के मास पर कितनी फील्ड लगाई, कितनी फोर्स लगाई, वो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है इस पॉइंट पर। तो मतलब कि मैं क्या कह रहा हूँ कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज फोर्स
के गई। फोर्स क्या होती है जी एम बाय आर स्क्वायर, और दूसरा एम है 1 kg का, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आती है जी एम बाय आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला आया था एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, एंड हेंस इसकी यूनिट क्या आ जाएगी जो एक्सेलरेशन की आई थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन क्या आ जाएंगे जो एक्सेलरेशन की आए थे मतलब कि एल माइनस फुल। चलो जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बीच का हमें रिलेशन चाहिए। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके पास आया था V = Gm by R, एंड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला आया आपके पास Gm by R स्क्वायर। रिलेशन निकाल सकते हो, सोचो थोड़ा। जहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया कि ये V डबल सेकंड स्क्वायर, तो एक्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ उसको मैं न्यूटन से बनाता हूँ फोर्स पर यूनिट मास, तो इसको सॉरी फॉर दिस मीटर पर सेकंड मीटर में ऐसे जो जो सुना रहा है न्यूटन पर मीटर है एंड डायमेंशन इसकी ये रहेगी। चलो यहाँ पर इसका हमें रिलेशन निकालना था, तो V इज dW/m होता है। मेरे को dW और I का रिलेशन चाहिए, तो dW इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट x, ठीक है। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज यहाँ से अगर देखो तो फोर्स इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी क्या आएगा फोर्स पर यूनिट मास, तो इंटेंसिटी इज फोर्स इनटू मास, फोर्स इज इंटेंसिटी इनटू मास इनटू dx। तो यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ d की जगह पर dw की जगह पर I m dx by m से m कट जाएगा, तो v is I dx। अगर सबको मैं डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखूं तो I = माइनस dt by dx, इसकी एक्सप्रेशन आएगी, ठीक है। माइनस क्यों है यहाँ पर, क्योंकि ये डॉट है और एक जब मैं डॉट हटाऊंगा यहाँ पर तो बन जाएगा cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री इज माइनस वन, तो ये बन जाएगा माइनस n dx, I n dx, और ये dx बोला तो ये dt ही लगा दो यहाँ पर, यू कैन राइट इट एज लाइक दिस, इनका ये संबंध आ गया। अगली चीज इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास। तो इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास से फर्क क्या होता है, इनर्शियल मास इज टोटल एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास एंड ग्रेविटेशनल मास इज टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। इसके आगे कोई और डिफरेंस नहीं है, इसको मैं फोर्स के हिसाब से नापते हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से नापते हैं बस। अगली चीज इज सैटेलाइट। So satellite is any object revolving around any other object. Satellite is any object revolving around a planet in space। ये बहुत सिंपल और बेसिक डेफिनेशन जो हमने अब तक पढ़ी है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम सबसे पहले देखते हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है, जियो मतलब अर्थ, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई, तो वो सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में एक जगह पर रुकी हुई है, स्टेशनरी है, उनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि हमने कोई सैटेलाइट दिल्ली के ऊपर रोक दी हो, तो दिल्ली क्या वो सैटेलाइट क्या करेगी, अर्थ की स्पीड के हिसाब से घूमेगी, तो जैसे जैसे अर्थ घूमता रहेगा वैसे वैसे वो सैटेलाइट घूमेगी, बट वो रुकी हुई अर्थ के ऊपर है, एक फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर उसको लोकेशन हमने डाल रखी है, और उसकी जो रोटेशन की स्पीड है वो अर्थ की स्पीड के बराबर ही है, हेंस वो एक फिक्स पॉइंट के ऊपर ही रहती है हमेशा। दूसरी चीज पोलर सैटेलाइट। तो पोलर सैटेलाइट वो जो अर्थ के एक पोल से दूसरे पोल में इस पोलर एक्सिस के ऊपर ही यहीं पर ही चक्कर लगाते रहती है, वो पोलर सैटेलाइट होती है। अगली चीज हम देखते हैं यहाँ पर हमें ऑर्बिटल स्पीड जानते हैं। इसकी ऑर्बिटल स्पीड इज मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट इनटू अ गिवन ऑर्बिट। मतलब कि मेरे पास ये एक अर्थ हो गई है, एक अर्थ हो गई है हमारी, अर्थ के बाहर मेरे को जो करना है, मेरे को ना इस एक ऑर्बिट में अपनी जो सैटेलाइट है उसको एस्टेब्लिश करना है, बाहर वाली ऑर्बिट के अंदर, और ऑर्बिट दिखाना है, ऐसे करते हैं इसको। एक इस वाले ऑर्बिट के अंदर ना मेरे को सैटेलाइट को एस्टेब्लिश करना है। अब अगर मेरे को सैटेलाइट को एस्टेब्लिश करना है इतनी बाहर ले जाकर, तो मेरे को उसको एक अच्छी वेलोसिटी से थ्रो भी करना पड़ेगा। तो मैं किस वेलोसिटी से अपनी सैटेलाइट को थ्रो करूँ कि वो इस ऑर्बिट में जाकर एस्टेब्लिश हो जाए, वो वाली वेलोसिटी इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। कि मैं अर्थ से यहाँ से एक सैटेलाइट को ऊपर की तरफ थ्रो करूँ और वो इस ऑर्बिट के अंदर सेटअप हो जाए,
वो वाली वेलोसिटी इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। वो डिसाइड करेगा कि किस हाइट पर है, किस स्पीड से रोटेट करेगी आगे, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो अगर मेरे को ऊपर एस्टेब्लिश करना है तो आफ्टर बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन द ऑर्बिट, आफ्टर बीइंग पुट इन द ऑर्बिट, क्या होगा, मेरे पास जो टोटल ग्रेविटेशनल पुल है वो बराबर हो जाना चाहिए टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो मैंने सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में स्थापित कर दिया, यहाँ पर वो एस्टेब्लिश हो गई। अब वो घूमेगी अर्थ के अराउंड, तो टोटल ग्रेविटेशनल पुल बाय द अर्थ मस्ट बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, ताकि वो सैटेलाइट ना और बाहर जाए और ना वापसी अंदर में आए, दोनों फोर्स बराबर लगनी चाहिए। बराबर होगी तो एफ एस जी एम एम बाय आर स्क्वायर एंड एफ सी, और ये आर एग्जैक्टली आर नहीं होगा बिकॉज दिस बिकम्स आर प्लस एच, क्योंकि अब तो हाइट बढ़ गई, जहाँ से लेकर यहाँ तक इज रेडियस ऑफ अर्थ, ऊपर तो हाइट एच पे मैंने भेजा ना उसको, और ये एफ सी इज एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, और ये भी है वी नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी जिससे मैंने उसको थ्रो किया। अब अगर इसमें देखें एम वी स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो ये एक ये और ये पावर कट जाएगी, एम से एम कट जाएगा, बचा गया वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, देन वी नॉट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। आपके पास एक वैल्यू और थी, जी इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर की, तो यहाँ से मेरे पास आता है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू रेडियस का स्क्वायर, वो भी आप इधर लगा सकते हो, एंड हेंस आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। ये आपके पास दो वैल्यूज़ हैं फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एनी सैटेलाइट। यहाँ पर अगर मैं कंडीशन लगाऊं कि इफ द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग क्लोज टू अर्थ, तो क्या होगा, आर प्लस एच लगभग आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा, एंड हेंस वो इस फॉर्मूले में लगाऊंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, एंड ये का कट जाएगा, ये बचेगा रूट जी आर, जो कि लगभग आएगा आपके पास 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इस वेलोसिटी से अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को शूट करूँगा तो वो क्लोज टू अर्थ जाकर अर्थ के अराउंड घूमने लग जाएगा। अगला इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, मतलब अर्थ का एक पूरा चक्कर काटने के लिए जो टाइम लगेगा एक सैटेलाइट को वो होता है टाइम पीरियड एक सैटेलाइट। तो यहीं से अगर हम इसका रिलेशन देखें तो टाइम तो सीधा सीधा होगा, टाइम इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा जो उसने कवर किया तो 2 पाई आर सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय स्पीड होगी हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये तो सीधा सीधा आ गया 2 पाई आर क्या था हमारे पास आर प्लस एच डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी अभी हमने निकाली स्क्वायर रूट ऑफ जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो टी आ जाएगा मेरे पास 2 पाई बाहर है, एंड आर प्लस एच को अगर मैं अंदर दूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट, अब देखो मैंने क्या कर दिया आर प्लस एच कर दिया, आर प्लस एच को ऊपर कर एंड जी आर स्क्वायर नीचे इंटू में, अब ये आर प्लस एच था ऊपर, इसको मैं अगर स्क्वायर रूट में लिखूँ तो ये आर प्लस एच का स्क्वायर बन के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ से ये बन गया 2 पाई इंटू में आर प्लस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाय जी आर स्क्वायर। ये आ गई मेरे पास इसकी एक फाइनल एक्सप्रेशन टाइम पीरियड की। अगर इसको आपको डेंसिटी के टर्म्स में लिखना हो तो जैसे हमने पहले डेप्थ में करा था डेंसिटी की वेरिएशन, उसके अकॉर्डिंग इस आर प्लस एच को डेंसिटी टर्म्स में लिख सकते हो। आगे बढ़ें तो अगला है हाइट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हाइट के लिए मेरे पास अभी जो फॉर्मूला है फॉर्मूला है टी इंटू 2 पाई आर प्लस एच को मैं स्मॉल आर लिख देता हूँ अभी के लिए जी आर स्क्वायर, और इसका था क्यूब, इसमें लिखूँ तो टी अपॉन 2 पाई यहाँ पर आ जाएगा और ये बन गया क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी आर स्क्वायर। स्क्वायर रूट को इधर भेजो तो हो जाएगा स्क्वायर,
तो जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर इधर हो गया तो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। जी आर स्क्वायर को उधर भेजा तो आर क्यूब आ गया टी स्क्वायर इंटू में जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। आर क्या था आर प्लस एच का क्यूब इज जी टी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। क्यूब को उधर भेजा क्यूब मैं खाली अपनी एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ मैथमेटिकली कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ। टी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर का क्यूब मतलब पावर 1/3 एच को उधर ले जाके माइनस कर दिया एच क्यूब एच को निकालना है आर को उधर ले जाके माइनस कर दो जी टी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस आर। ये वाली हमारी आ गई फाइनल एक्सप्रेशन फॉर हाइट of an object above the surface of the satellite। तीसरी चीज एनर्जी। तो टोटल एनर्जी तो टोटल एनर्जी हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या निकाली पोटेंशियल इनटू में मास। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी हो गई मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम बाय आर। ये तो था पोटेंशियल। इसमें मास और मल्टीप्लाई करोगे सैटेलाइट का तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी सैटेलाइट की। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। वी यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी मेरे पास आ गई है अभी वी था हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा इसका और यहाँ पर भी आर प्लस एच तो ये बन जाएगी हाफ एम इंटू जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर एंड दिस बिकम्स जी एम डिवाइडेड बाय 2 आर प्लस एच का सॉरी दिस वाज जस्ट आर प्लस एच नॉट स्क्वायर ऐसा जी एम बाय 2 आर प्लस एच। तो टोटल एनर्जी इनको मैं ऐड करूँ तो E इज माइनस जी एम बाय आर प्लस 2 जी एम प्लस जी एम डिवाइडेड बाय 2 आर। दिस इज बेसिकली 1/2 माइनस 1 तो उसका आंसर आता है -1/2 तो ये बन जाएगा माइनस जी एम बाय 2 आर। ये आ गई एनर्जी। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है एंड रिपीटिंग अगेन कि अगर कभी भी किसी भी चीज़ की एनर्जी नेगेटिव आए दैट मींस इट इज बाउंडेड। ये सैटेलाइट की एनर्जी नेगेटिव आ रही मतलब ये बाउंडेड मोशन कर रही है। अगला इज एंगुलर मोमेंटम L इज m into v into r। L इज m into v क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ g m by r into में r। सबको सॉल्व करें सबको स्क्वायर रूट में किस कर दो उधर में तो ये बन गया g m स्क्वायर। ये सबको किसका है m स्क्वायर। इस r को किसका है r स्क्वायर और एक r से डिवाइड हो जाएगा तो बाय r। ये आ गई L की वैल्यू। बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी तो बाइंडिंग एनर्जी आ गई माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस जी एम बाय 2r। तीसरा लास्ट स्पीड एस्केप स्पीड इज एक ग्रेविटेशनल पुल से ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी जैसे अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से मेरे को बाहर ही भेजना है किसी ऑब्जेक्ट को कि अर्थ की ग्रेविटेशन एक्ट ही ना करे वो अर्थ के अराउंड घूमे ही ना तो वो किस वेलोसिटी से उसको भेजा जाए। जैसे आदित्य एल भेजा अर्थ की फील्ड से ही बाहर भेजा चंद्रयान भेजा था अर्थ की फील्ड से बाहर भेजा तो किस वेलोसिटी से फेंके कि वो अर्थ की फील्ड से बाहर चला जाए वो होती है एस्केप स्पीड। तो एस्केप स्पीड के लिए मेरे को क्या चाहिए टोटल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द एनर्जी एट इंफिनिटी है ना। एनर्जी एट इंफिनिटी इज ऑब्वियसली जीरो तो टोटल एनर्जी क्या होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो कांस्टेंट ही होती है जी एम बाय आर प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे वेरी करेगी और वो हो जाएगी एम वी ई स्क्वायर। वी इज एस्केप वेलोसिटी तो ये बन गया मेरे पास हाफ एम वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर मतलब आर प्लस एच फॉर द सैटेलाइट।
एंड अगेन यहाँ पर एम और एम कट जाएंगे, 2 उधर चला जाएगा एंड वी बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2g एंड डिवाइडेड बाय स्मॉल ये एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर अर्थ की सरफेस से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें तो वो अर्थ की फील्ड से बाहर चला जाएगा। आगे अगर हम देखें तो कुछ भी है हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मैंने आपको बताया जो अर्थ के एक फिक्स है, अर्थ के जो रेवोल्यूशन की स्पीड है उसी स्पीड से रिवॉल्व करती हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3600 किलोमीटर्स एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी इज 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। अब इसको जो हमने पहले वाले फॉर्मूले निकाले उनसे भी फाइंड कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। ग्रेविटेशनल चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है इन वन शॉट। दैट्स इट। आई होप आपको सारी चीज़ें बेहद अच्छे से समझ आई होंगी। कहीं पर भी कुछ भी ज़रा सा भी डाउट बचा है तो डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस बड़ी जल्दी से। तो डू टेल मी इफ देयर इज एनी डाउट, डू लेट मी नो हाउ वाज द वीडियो। आपको कैसी लगी, सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई या नहीं आई, कहीं पे कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। एंड इफ सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई, एकदम सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं तो वो भी लिख दो भाई कि सर भैया सारी चीज़ें मेरे को अच्छे से समझ आ गई हैं। एंड ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर मैं टिप वगैरह बिटवा दूँगा वीडियो आ गई है। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अब तक। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।